यहाँ से यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे बन जाएगा आपका डाइमर। क्या बन जाएगा? डाइमर। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अरे आओ आओ, मुझे तुम्हारे इंतजार था। हाँ? क्या मतलब तुम गलती से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते। हेलो बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 15 ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। दिस विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ द सॉल्यूशन एंड चैप्टर एंड अरे मेरे चुन्नू मुन्नू, तुम लोग आ गए पढ़ने के लिए। चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ पढ़ेंगे, वो थोड़ा बाद में। पहले पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, जहाँ पे हम लोग पिछली बार छोड़ के गए थे इस लेक्चर को, और काफी मजे करेंगे। आज से खत्म होगा, 2-4 लेक्चर्स में हम सरफेस केमिस्ट्री खत्म करेंगे। 15 अक्टूबर के बाद आपका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे, जिसको हम पहले वीक नवंबर तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे ऑर्गेनिक 7 या 10 नवंबर से। उसके बाद हम लोग आखिरी वीक ऑफ दिसंबर में साल खत्म होने तक ऑर्गेनिक किसी भी हालत में खत्म करेंगे, कुछ भी करके खत्म करेंगे। फिर आखिरी के जनवरी फरवरी में ऑर्गेनिक के बाद वाला जो पोर्शन बाकी रहेगा उसको भी घसीटेंगे, अपने आप को घसीटेंगे, आपको घसीटेंगे, कोर्स को घसीटेंगे, क्वेश्चंस को, और जोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जोर लगा देंगे। नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं जाए, हर जगह से दो जोर लगा देंगे, जहां से निकल रहा होगा वहां से लगा देंगे। ठीक है? और क्या बताऊं? हाँ, जो हमने टारगेट करके रखा हुआ था, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जनवरी का जेईई मेंस टारगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा ही था कि फरवरी के लास्ट तक मैं कोर्स एंड करा पाऊंगा अगर मैं लगातार पढ़ाऊंगा। और फरवरी के एंड तक जब कोर्स एंड होगा तो हमारा टारगेट रहेगा नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस, जो हमारे अप्रैल मई और जून के टाइम पे होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाएंगे, हर चैप्टर की हर स्पेसिफिक पीवाईक्यू लगाएंगे। अभी हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन बीच में करवाते हैं, लेकिन उतने नहीं करवा पा रहे हैं जितने करवाने चाहिए थे। अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो थ्योरी कौन पढ़ाएगा? तो कोई एक चीज करते हैं, आपको ग्रुप में नोट्स मिल गए होंगे, आगे भी आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। भाई लेक्चर पढ़ लो, नोट्स मैं बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन केवल तुम करो यार। कितना तो आसान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, भरोसा करो यार। अगर क्या मतलब पूरा करके डाल दूंगा तभी देखना शुरू करोगे? तब तो फिर क्या फायदा? करके डाल दूंगा, नई वीडियोस आएंगी, फिर धीरे धीरे और अपना सेटअप अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। कहीं काम धंधा नहीं मिलेगा तो यही करेंगे यार, नौकरी तो है नहीं, आगे भी नौकरी मिलने की चांसेस नहीं। जो हमारा ये चैनल देख लेता है कहता है कि अभी इस मोटे को कौन नौकरी देगा, हमारी कोचिंग में आएगा तो हमारे बच्चों को अपना यूट्यूब चैनल का पता बता देगा, वहां से पढ़ाएगा, तो हमारी कोचिंग बंद करवाएगा ये। तो हम लोग को हमारे जैसे लोगों को छोटी मोटी कोचिंग बुला भी नहीं रही, और बड़ी कोचिंग में जाने का चांस अभी के टाइम पे नहीं, क्योंकि बड़ी कोचिंग्स टीचर्स को रखती हैं जनवरी फरवरी के बाद। और कई जगह बात हो रही है, कई जगह क्या क्या बताऊं आपको, कुछ बता नहीं सकते। पासपोर्ट वासपोर्ट बना रखा है कहीं मौका मिलेगा तो हम चले जाएंगे आपसे दूर, लेकिन किसी भी कीमत पे कोर्स खत्म करवाएंगे फरवरी तक। अगर कहीं चले भी गए, कुवैत भी चले गए ना, तो वहां से भी आपको व्हाइट बोर्ड खरीद के वहां से भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये कहीं खत्म नहीं होगा और आप मेरे बच्चे हमेशा रहोगे। तो शुरू करते हैं बेटा। पढ़ेंगे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर। ये किस मर्ज की दवा है, या फिर दवा है कि खुद ही एक मर्ज है? इसको आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको? आई से दिखाते हैं। देखो बेटा, पिछली बार आया था तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, लेकिन और इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमको डेल्टा टीबी निकालना है व्हेन 1 मोल NaCl डाला जा रहा है इन 100 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हमको डेल्टा टीबी निकालना है कि कितना चेंज हो रहा होगा नमक डालने से पानी के अंदर। ये हमारा पानी, बीकर के अंदर हमारा पानी कितना, 1000 ग्राम या फिर 1 kg। इसमें हम डाल रहे हैं क्या? इसमें हम डाल रहे हैं 1 मोल NaCl। हमको पता है NaCl इज आयनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होता है। हेलो, NaCl जो डिसोसिएट होता है वो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। अच्छा ठीक है, ये तो शुरुआत हुई। तो हमने 1 मोल डाला, चलो बढ़िया। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? Kb इंटू मोलैलिटी।
केबी तो बताया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो केबी जब नहीं बताया जाएगा तो 1 मान लो। जब भी कोई चीज नहीं बताई जाएगी तो उसको यूनिटी ही मानना है ना, उसको यूनिटी ही मानना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि 1 है, जो कि 1 है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम इंटू 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो डेल्टा टीबी चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? 1। अब भैया ये डिग्री है कि क्या है, वो तो केबी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। केबी केल्विन में होता है, तो ये भी किस में होगा? केल्विन में होगा। किस में होगा? केल्विन में। ठीक, ये तो निकाला हमने, लेकिन हमारी थ्योरी के हिसाब से, हमारे जो हमने पढ़ रखा है, ये थ्योरी है, थ्योरी का आंसर है हमारा, ये हमारा थ्योरी का आंसर है, जो कि 1 केल्विन आ रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहीं पर, या फिर ऑब्जर्व किया गया कि यहीं पर जो डेल्टा टीबी है वो 2 आ रहा है। ये कैसे हुआ? तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये एक ही तरीके से हो सकता है, जब NaCl पानी में अंदर जाके टूट गया हो, Na+ अलग चला गया हो, Cl- अलग चला गया हो। तो लोगों ने कहा इसका क्या मतलब है, बेवकूफ बना रहे हो क्या हमको? नहीं, लोगों ने कहा कि भाई एक NaCl डाला तो 1 मोल तुमने समझ के, लेकिन बन गए प्रोडक्ट में इसके 2 मोल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो डाला 1 मोल, बन गए 2 मोल, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए। अब वो एक नहीं है, वो 2 है, तो आंसर भी चेंज आएगा। तो लोगों ने कहा इसका क्या? तो डेल्टा टीबी फिर से निकाला गया, इस बार एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड, ये निकाला गया। तो 2 मोल्स माने गए इस बार सॉल्यूट के, और 1000 ग्राम आपका बहुत पानी माना गया, 1000 से इंटू कर दिया, इधर कट गया, 2 केल्विन आ गया। तो लोगों ने कहा ये क्या भैया, थ्योरी के हिसाब से अलग आंसर आ रहा है और प्रैक्टिकल के हिसाब से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से अलग आंसर आ रहा है, ऑब्जर्व करें तो अलग आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि चलो इसका कुछ करते हैं, क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी है, ऐसे कैसे हम लोग कॉपी किताब में देख कैसे पता कर लेंगे कौन कितने में टूटेगा, कौन कितने में जोड़ेगा, है ना। तो एक इसका एक तरीका निकाला गया, जिसको बोला गया वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बोला गया, और कहा गया कि हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वांट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड वाला जो सिस्टम होगा, ऑब्जर्व्ड वाली जो वैल्यू होगी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल वैल्यू का अगर रेशियो ले लिया जाए तो वो वांट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड तो आपको नहीं पता चल रही होगी एक्सपेरिमेंट के बिना, अगर आपको केवल थ्योरी के बेसिस पे निकालना है तो आपको वांट ऑफ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्योरेटिकल को। मतलब ये थ्योरेटिकल मतलब क्या? जैसे अब मैं यहां से फॉर्मूला बनाना शुरू करूं, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो जिसका मतलब क्या होता था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। तो ये ऑब्जर्व्ड अगर हमको निकालनी होगी, ये हमको ऑब्जर्व्ड, ओ भी लिख रहा हूं, अगर ऑब्जर्व निकालनी होगी तो हमको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा काई सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर। दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? सिंबल क्या होता था? डेल्टा टीबी। अगर आपको डेल्टा टीबी निकालनी है, कैसी? ऑब्जर्व्ड। कैसे निकालनी है? ऑब्जर्व्ड। तो आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केबी इंटू मोलैलिटी से, और ये केबी इंटू मोलैलिटी क्या होगी? ये आपकी डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल होगी, डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल होगी। ये आपका काई सॉल्यूट जो दिखा रहा होगा, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये थ्योरेटिकल दिखा रहा होगा, TH। फॉर्मूला ऐसे चेंज हो रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। अगर इस बार आपको ऑब्जर्व्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? ऑब्जर्व्ड निकालनी है, तो आपको फिर से वांट ऑफ फैक्टर निकालना होगा। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी आपको आगे चल के इसी लेक्चर में समझाएंगे। KF इंटू मोलैलिटी। इस बार ये कैसा होगा? थ्योरेटिकल। कैसा होगा? थ्योरेटिकल। और आखिरी हमारी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर में सारी चीज तो पढ़ा दी थी। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होता है, बता देते हैं क्या होता है ना। बड़ा आसान है।
बड़ा आसान है, बताते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। अगर इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालने जाओगे, ओबी वैल्यू निकालने जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आई सी आर टी, आई सी आर टी। और ये आई सी आर टी क्या है, थियोरिटिकल है। क्या है, थियोरिटिकल वैल्यू। तो मतलब तो तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से जो तुम्हारा आंसर निकल के आए उसको ऐसे ऐसे रखो और आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकल आएगी। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आई वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखो। अगर आई वैल्यू आपने थ्योरी में रख के निकाल लिया तो समझो आपका काम हो गया, समझो आपका काम हो गया। तो आई की वैल्यू निकालना सीखते हैं हम लोग। आई की वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां पे NaCl टूटा, तो NaCl टूटा मतलब डिसोसिएट किया। तो पहले हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे, आई कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट, अबे कैलकुलेट, यस, कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू इन डिसोसिएशन, कि टूटने पे आई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो सकता है इन डिसोसिएशन। देखो कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास AN नाम का एक मॉलिक्यूल है, AN नाम का एक मॉलिक्यूल है। ये सब स्क्रिप्ट में N क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ये टूटा और N एटम्स में ही टूट सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, N है। तो कितने एटम्स में टूट सकता है, N एटम्स का। असल में भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इनिशियली हमने मान लिया, इनिशियली हमने मान लिया जो हमारा अमाउंट था, जो हमारा इनिशियल मोल्स थे वो थे सी मोल। क्या थे, सी मोल। या फिर इसको आप कह सकते हो ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है, सी मतलब कंसंट्रेशन है। बस कंसंट्रेशन ये पर लीटर पे है, पर लीटर, 1 लीटर पे है। क्योंकि सर 1 लीटर होगा मोलैरिटी जैसे होता है, मोलैरिटी जैसे होता है। मोलैरिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। अगर इसको मैं वॉल्यूम को 1 लीटर बोल दूं तो क्या मैं कंसंट्रेशन को मोल नहीं बोल सकता, कंसंट्रेशन। अरे मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका 1 हो गया तो मोल्स के बराबर ही तो आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन को ही आप मोल बोल सकते हो, मोल को ही कंसंट्रेशन बोल सकते हो। यस सर। तो चलो इनिशियली हम ये मान लेते हैं कि हमारा सी मोल, हमने अमाउंट लिया, शुरुआत में तो ये 0 होगा। यस, कुछ देर बाद, मान लो 5 मिनट बाद रिएक्शन हो गई, कुछ अमाउंट घट गया इसका और कुछ इसका अमाउंट बढ़ गया। या फिर ये कह सकते हैं इसका कुछ अमाउंट 5 मिनट बाद इसका कुछ अमाउंट डिसोसिएट कर गया होगा। यस सर। अब सर यहाँ पे एक चीज है जो आपको याद रखनी होगी, जो आपको याद रखनी होगी। इधर मिटारे दे रहे हैं, इधर मिटारे दे रहे हैं बेटा। आपको कुछ इक्विलिब्रियम की चीजें हैं जो आपको दिमाग में रहनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। डिसोसिएशन बहुत आसान है, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाते हैं अल्फा से। इसका मतलब ये होता है कि आपके कितने मोल्स, मोल्स कितने डिसोसिएट किए हैं, मोल्स कितने डिसोसिएट किए हैं रिएक्टेंट के, अपॉन में इनिशियल मोल, अपॉन में इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। चलो मैं जो डिसोसिएट हुए हैं एटम्स, जो मोल्स हमारे डिसोसिएट हुए हैं, डिसोसिएट जो हमारे हुए हैं मोल्स, उनको मैं ए कह दे रहा हूँ, ए, ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट, ए लेट कर लेते हैं। तो कितना डिसोसिएट हुआ भैया, तो सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा। ए बाई सी बोल सकता है इसको, ए बाई सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस सर। मोल्स डिसोसिएट रिएक्टेंट के अपॉन में इनिशियल मोल। क्या ए की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालने जाऊं तो ए अल्फा सी नहीं आ जाएगा, या फिर इसको सी अल्फा नहीं बोल सकते, सी अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैं अगर इसको ऐसा कुछ लिख दूं कि सी में से जो डिसोसिएट किया, अब वही तो बचा होगा, जो डिसोसिएट कर गया होगा वो तो प्रोडक्ट बनने चला गया होगा ना, वो तो अब क्या बनने चला गया होगा, प्रोडक्ट। तो कितना घटा होगा, सी माइनस सी अल्फा लिख सकता हूं इसको, सी माइनस ए है ये, सी माइनस ए है, या तो इसको शुरुआत में ऐसे लिखो,
सी माइनस ए लिखो, फिर सी माइनस सी अल्फा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर दिया वैल्यू से। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वांट ऑफ फैक्टर का हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, है ना। अच्छा कितना घटा, सी अल्फा घटा तो बढ़ेगा कितना, सी अल्फा ही बढ़ जाएगा, मतलब जीरो से कितना इंक्रीज हो गया, सी अल्फा बढ़ गया। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो सॉरी, सी अल्फा एन होगा वहां पे, अभी देखने रुको, कि हमारे पास 1 मोल एन था, वो टूट रहा है एन मोल में, एन मोल में टूट रहा है। अगर मेरे पास सी अल्फा मोल्स हैं एन के, तो कितने में टूटेंगे, सी अल्फा एन, सी अल्फा एन, तो यहाँ पे सी अल्फा और एन आ जाएगा, सी अल्फा और एन आ जाएगा ऐसे, सी अल्फा और एन। ये आया समझ में। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस समय मुझको बताओ कि टोटल मोल्स कितने हैं, मान लो ये एक रिएक्शन हो रही है बीकर के अंदर, एक रिएक्शन हो रही है बीकर के अंदर, मैं कह दूं टोटल मोल्स इन बीकर कितने हैं, इन बीकर कितने हैं। माना है कि हमने इसमें सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट तो आपको मैं बता दूं पहले से लिया जाएगा, सॉल्वेंट हमारा डब्ल्यू केजी का है, सॉल्वेंट हमारा डब्ल्यू केजी का है। तो मुझको अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल मोल्स इन द बीकर अभी कितने हैं, किसके, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट क्या है तुम्हारा एन, क्या है एन, जो एन नंबर्स में टूटा, डाला क्या है, कौन सा सॉल्यूट डाला है, एन डाला है, जो एन सॉल्यूट एन नंबर में टूटा, जैसे NaCl 2 में टूटा था, NaCl 2 में टूटा था। तो मैं यही कहूंगा कि इसको और इसको अगर ऐड कर दो तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आएंगे, क्योंकि इधर से जो घटा इधर से जो बढ़ा, इसको ऐड कर दो, तो सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा एन, इसको थोड़ा सा अगर मैं ठीक कर दूं तो सी 1 - अल्फा कह सकते हैं इसको, प्लस सी अल्फा एन बोल सकते हैं इसको, सी अल्फा एन बोल सकते हैं इसको। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो बेटा, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, काफी इतना ही रहने दो, इतना ही रहने, चलो सी भी थोड़ा अलग कर लेते हैं, सी बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस एन, प्लस एन, ये आया हमारा टोटल मोल्स इन द बीकर, टोटल मोल्स इन द बीकर। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब आई का फॉर्मूला निकलने जा रहा है, आई का फॉर्मूला निकलने जा रहा है, डेल्टा, चलो एक कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं इस जो चीज में हम पढ़ रहे हैं, डेल्टा टीबी निकालते हैं, वो भी थ्योरेटिकल, वो भी थ्योरेटिकल। तो केबी इंटू मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने डाले थे, 1 मोल डाला था, कितना डाला था, 1 मोल डाला था, है ना, 1 डाला था, मान थ्योरी में तो ये मानोगे 1 मोल डाला था, अपॉन में हमारा डब्लू, अपॉन में हमारा डब्लू है ना, केबी बाई डब्लू। अच्छा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी अगर ऑब्जर्व निकालने जाऊं, ऑब्जर्व निकालने जाऊं तो केबी की तो वैल्यू वही रहेगी, इस बार जो हमारे मोल्स होंगे वो कितने होंगे, मोल्स होंगे जो इस बार हमारे पास मोल्स होंगे वो टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल मोल्स में मुझको लग रहा है, सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ओए ये तो जनरल रिएक्शन है, क्या है, सॉरी जनरल रिएक्शन बेटा, ओए जनरल रिएक्शन है, इसके सी मोल्स लिए इनिशियली, इनिशियली इसके सी मोल्स लिए बेटा, सी मोल्स, हेलो फिर से देख लो, इनिशियली इसके क्या लिए, सी मोल्स लिए, तो इनिशियली 1 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, सी रखेंगे, क्योंकि हम NaCl में थोड़ा चले गए थे, NaCl नहीं, NaCl तो एक एग्जांपल दे दिया, जनरल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। Kb, अब C तो इनिशियल था, यहाँ पे 0 था, टोटल C ही था, यहाँ पे टोटल कितना है ये निकाला है, तो टोटल मोल्स अब कितने बचे हैं सॉल्यूट के, C 1 - अल्फा प्लस 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 एन अल्फा, यहाँ पे एन अल्फा है, यहाँ पे प्लस एन अल्फा ब्रैकेट बंद। अगर मैं आई की वैल्यू निकालने जाऊं, अगर मैं आई की वैल्यू निकालने जाऊं तो ऑब्जर्व्ड से थ्योरेटिकल को डिवाइड कर दें, तो केबी से केबी चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, अपॉन में डब्ल्यू होगा इसके, तो डब्ल्यू से भी डब्ल्यू जाएगा, सी से सी चला जाएगा, और ये ऊपर रहेगा, तो मतलब 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, ऐसा, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा और मैं ठीक कर दूं
तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू आई जो है, इसको और ठीक कर दे, अल्फा की तरफ निकाल दें, अल्फा की तरफ निकाल दें तो मुझको लग रहा है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अलग कर दिया, अल्फा निकाल दिया, 1 एन माइनस 1 ये लिख सकते हैं, एन माइनस 1 ये लिख सकते हैं। यस सर, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा और ये हमारा वॉन हॉफ का फैक्टर है जो हम एसोसिएशन में यूज करेंगे, जो हम एसोसिएशन में यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये n की वैल्यू, हेलो 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 हेलो, इस n की वैल्यू को कभी भी हम 1 से छोटा नहीं रख सकते, क्योंकि n क्या होगा, जब टूटेगा चीज, कोई चीज, एक चीज अगर टूटती है तो एक से ज्यादा चीजों में टूटेगी, 2 होगा। n की वैल्यू हमेशा 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, वो कभी 1 नहीं हो सकता। अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो i की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। देख लो बेटा, i की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि 2 रखा तो 2 माइनस 1, अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ऐड होगा तो 1 से ज्यादा आएगा। मतलब इस केस में जहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, इस जगह पे आपको जो वैल्यू होगी वो i की हमेशा ग्रेटर देन आएगी 1 से। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा और डेरिवेशन भी देखिएगा, फिर से आपको समझा देंगे डेरिवेशन, फिर से देखिएगा, है ना। आइए दिखाते हैं दोबारा। कैलकुलेट कर रहे थे वॉट ऑफ फैक्टर इन डिसोसिएशन, एक एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूल ले लिया ऐसे जनरल, अभी असली में भी एग्जांपल दिखाते हैं, असली में भी एग्जांपल दिखाएंगे, ये क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, है ना। एन मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम उसके n, अगर वो टूटेगा तो नंबर ऑफ एटम कितने, n है, तो n एटम में टूट गया, n बाहर आ गया, ठीक। जैसे NaCl था तो Na प्लस और Cl माइनस से टूटा था, है ना, 1 से 2, 1 से 2। कई बच्चे यहाँ पटाखा बजा रहे हैं, बड़े बड़े हैं, बुद्धि यहाँ लगी है ना, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, है ना। आओ, आप तो आओ, ये टाइम है बेटा, पढ़ लो। कई लोग नए कपड़े पहन के बाल उछालेंगे अपने, और लड़कियां पता नहीं क्या क्या करेंगी। आप थोड़ा पढ़ लो बेटा, तपस्या करो, तपस्या, थोड़ी वैरागीपन लाओ अपने अंदर, थोड़ा कम बोला करो, लोगों को देख के केवल हंसा करो, कम बोलोगे जीत जाओगे, ज्यादा बोलोगे हार जाओगे, क्योंकि बोल के किसी को तुम सेटिस्फाई नहीं करवा पाओगे, अपनी बात मनवा नहीं पाओगे, है ना, अपने आप को सही साबित नहीं कर पाओगे। आओ इधर आओ। तो एन मॉलिक्यूल था, उसको हमने एन मोल्स में तोड़ा, इनिशियली हमने उसको सी मोल्स बोल दिया, लैब के अंदर गए, हमको सी मोल्स दे दिए गए, सी मोल्स बोल दिया, कंसंट्रेशन पर लीटर बोल दिया सी को, क्योंकि अगर पर लीटर है तो मोलैरिटी मोल्स के बराबर होगी, कंसंट्रेशन मोल्स के बराबर होगा। इनिशियली तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, तो प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा। 5 मिनट बाद हमारे कुछ मोल्स डिसोसिएट कर गए होंगे, जिसको मैंने बोला चलो ए बोल दो, क्या बोल दो, ए बोल दो। वहां से हमने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, इसी वजह से हमारा बाद में आई का ये फॉर्मूला जो आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके इक्विलिब्रियम में भी काम देगा, यहाँ पे भी काम देगा, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स डिसोसिएट रिएक्टेंट की, इनिशियल मोल कितने लिए गए, तो ए टूटा, इनिशियल कितना था सी, तो ए की वैल्यू अगर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में निकालना चाहा तो क्या निकली, सी बाई अल्फा, क्या निकली, सी बाई अल्फा। अच्छा, प्रोडक्ट निकालें कि भैया प्रोडक्ट कितना बना, तो 1 मोल जब एन लेते थे तो एन मोल्स बनते थे प्रोडक्ट में, 1 मोल लेते थे तो एन मोल्स बनते थे, जनरल के हिसाब से, लिमिटिंग एजेंट वाला याद है। अगर सी अल्फा लिया है, क्योंकि सी अल्फा ही डिसोसिएट किया है ना, सी अल्फा अगर कम हुआ है, 1 मोल डिसोसिएट करने पे एन मिलता था, तो सी अल्फा डिसोसिएट होने पे कितना मिलेगा, सी अल्फा एन, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। वही चीज यहाँ पे रख दी आके, टोटल मोल्स निकाले, रिएक्शन 5 मिनट होने के बाद टोटल मोल्स ही निकाल लिए। फिर हमने निकाला एक कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल निकाली, जिसमें मोल्स हमने इनिशियली जो थे वो सी रखे, क्या रखे, सी रखे, और फाइनल वाले में जो हमने सॉल्यूट के बाद यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो कितने रखे, आपके सामने है, सी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, सी से सी काट दिया, केबी से केबी काट दिया, टीबी ऑब्जर्व वाली ऊपर रखी, थ्योरेटिकल वाली नीचे रखी, सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला आया। ये वाला फॉर्मूला हमको हम बताता है कि एन की वैल्यू कभी भी 2 से नीचे नहीं जाएगी, मतलब आई की वैल्यू हमेशा डिसोसिएशन के टाइम पे 1 से बड़ी आएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गलती कर दी है, कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो उसको नोट करिएगा। फिर आपको एसोसिएशन वाला भी दिखाते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर आपको एसोसिएशन वाला दिखाते हैं। अच्छा आओ, आपको पहले दिखाई देते हैं, इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं, केवल ये इतना निकाल के दिखाते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसी फॉर्मूले को कई लोग अल्फा के टर्म्स में निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आई माइनस 1 आई
कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं I-1 अपॉन में n-1 इक्वल टू अल्फा। ये भी फॉर्मूला बड़ा जाना माना है, ये याद भी करने में आसान रहता है। I-1 n-1, n क्या है, n याद रख लेना, यहाँ पे n याद रख लेना, जितने टूटे, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, जितने टूटे जितने टूटे जितने टूटे जितने टूटे, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि कैसे ये बना रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है आपको समझा देता हूं दोबारा। जोई जोई प्यारो लगे ठारो चिक चिक चिटारो लगे, आय हाय। चलो एक रिएक्शन करते हैं, NH3 अमोनिया को तोड़ते हैं N2 गैस में और N2 गैस में और H2 गैस में। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा होगा, लाइट थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, आया नीचे लिख दो। चलो NH3 टूट रहा है, ये आगे भी जा सकती है रिएक्शन, पीछे भी जा सकती है, N2 प्लस H2 में N2 प्लस H2 में, तो बैलेंस करो इसको बेटा, 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है। इनिशियली हमको फिर से इसका दे दिया गया, इनिशियली C मोल्स दे दिए गए, तो शुरुआत में क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। 5 मिनट बाद रिएक्शन चली और हमने माना कि A डिसोसिएट कर गए, A मोल्स डिसोसिएट कर गए, मानोगे? यस सर, मान लेंगे सर। तो सर वही C अल्फा वाला काम है, निकालें C अल्फा वाला काम। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इनिशियल कितना C है, टूटा कितना A है, तो A की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगी, C अल्फा, क्या निकलेगी, C अल्फा, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा भैया 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 जी, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्या, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा डिवाइड कर दो, थोड़ा डिवाइड कर दो, 1 लिख दो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, आसान हो जाएगा निकालना, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा तो ऐसी इक्वेशन बनाना इजी हो रहा है ना। चलो तो कितना घटा, C से माइनस C अल्फा घट गया, तो N2 कितना बना होगा, देखो भाई 1 अमोनिया से तुम्हारा हाफ N2 बनता था, अगर C अल्फा अमोनिया होगा तुम्हारा तो कितना N2 बनेगा, C अल्फा बाई 2 N2 बनेगा, ठीक है सर। एक ये हो गया, 1 अमोनिया से तुम्हारे 3/2 H2 बनते थे, तो बताओ कि C अल्फा अमोनिया अगर घट गया होगा तुम्हारे पास, डिसोसिएट कर गया होगा, तो कितना होगा, 3/2 C अल्फा H2 का बचा होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख दूंगा C अल्फा बाई 2 और यहाँ पे लिख दूंगा 3/2 C अल्फा, 3/2 C अल्फा। तो ये वाली चीज जो है, ये आपकी 5 मिनट की रिएक्शन के बाद मोल्स बचे सॉल्यूट के, और इनिशियल मोल्स ये C थे। तो ऐसी कोई रिएक्शन आएगी आपके सामने तो आप उसमें भी एसोसिएशन डिसोसिएशन निकाल के चीजों को रख लोगे, और याद रखना कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की तरफ रखना, वहां पे 1 रखना, इजी रहेगा। ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पे 2-3 होता तो हम कर ना पाते, तब भी कर ले जाते, लेकिन ऐसा कर दोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। आपके मानने पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानोगे इसको, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप इस समय टोटल मोल्स आफ्टर 5 मिनट टोटल मोल्स आप बोल दोगे C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाई 2 प्लस 3/2 C अल्फा, ये बोल दोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपको मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल के रख दिया है वही आपके लिए काफी होगा। और जनरल फॉर्मूला क्या निकाला था, जनरल फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1, I आपका वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, जितने मोल्स टूटे वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। देखो आइए एसोसिएशन के लिए निकालते हैं,
आइए एसोसिएशन के लिए निकालते हैं बेटा, डिसोसिएशन के लिए नहीं, अब एसोसिएशन के लिए निकालेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिखा सकता हूँ फॉर्मूला, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखाएंगे, पूरा करेंगे, है ना, पूरा करेंगे आपके सामने। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपने पिछला वाला समझ लिया है तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। आइए, कैलकुलेट आई इन एसोसिएशन। एसोसिएशन को एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं इसका। जैसे आपकी मैं एसिटिक एसिड की बात कर दूं, CH3COOH को, दूसरा अगर एसिटिक एसिड मिल जाए, मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3COOH, और यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ CH3COH और O। तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे बन जाएगा आपका डाइमर। क्या बन जाएगा? डाइमर। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि दो तरफ से बन रही है तो डाइमराइजेशन हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि भाई दो एसिटिक एसिड डालूंगा, दो एसिटिक एसिड डालूंगा तो हमको, दो डालूंगा तो एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और मॉलिक्यूल हो जाएगा इसका दो टाइम्स ऐसे। इसको कहेंगे एसोसिएशन, इसको कहेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन। तो चलो अब जनरल भी देख लेते हैं। जनरल क्या, अभी पिछला जो किया था उसी का उल्टा। अगर n टाइम्स मैंने A रिएक्टेंट को ले लिया तो एसोसिएट होके वो क्या बन जाएगा? AN। क्या बन जाएगा? AN बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AN बन जाएगा। अच्छा, अच्छा भैया, तो इनिशियली ले लो, इनिशियली इसका C मोल ले लिया, इसके 0 होंगे। फिर 5 मिनट के बाद चीजें एसोसिएट हो रही हैं, चीजें एसोसिएट हो रही हैं। जो एसोसिएट हो रहा है उसको मैंने ए बोला। क्या बोला? ए। अच्छा, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा तो क्या लिखें इसको? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन वही वही है, डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज होगा, इसको मैं बीटा बोले दे रहा हूँ, बीटा। फिर से वही, इनिशियल कितना एसोसिएट किया, मोल्स एसोसिएटेड, मोल्स एसोसिएटेड किसके? रिएक्टेंट के। किसके? रिएक्टेंट के। और कितने मोल्स इनिशियल थे? इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स। फॉर्मूला निकालें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई सी, ए बाई सी। और अगर ए की वैल्यू निकालने जाए तो ए इक्वल टू बीटा बाई बीटा इंटू सी हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कितना एसोसिएट किया, एसोसिएट किया तो कैसे निकालें सर? हेलो हेलो हेलो, एसोसिएट किया तो सी में से एसोसिएट कितना कर गया होगा? तो सी माइनस सी बीटा, सी माइनस सी बीटा। अब बात यह कि सर प्रोडक्ट की तरफ कितना बना है? प्रोडक्ट की तरफ कितना बना है? देखिए, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ कितना बना है? एन ए थे, देखो देखो, एन मोल थे ए के, वो डिसोसिएट होके कितने मोल्स बना रहे हैं? एक मोल बना रहा है। एन मोल थे, डिसोसिएट हो, सॉरी, एसोसिएट होके कितने मोल बना रहा है? एक मोल बना रहा है। तो अगर मैंने ए मोल लिए हों ए के, जो कि एसोसिएट कर चुके हैं, जो कि एसोसिएट कर गए हैं, तो वो अब कितना बनाएंगे? 1/n इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या मैं 1/n इंटू सी बीटा लिख सकता हूं। हो गया सर। तो यहाँ पे चीजें कितनी बड़ी हैं? 1/n एसोसिएट कितनी कर गई, मतलब सी बाई बीटा। कोई पूछ लेगा कि इस समय टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, तो इसी को ऐड कर देंगे, सी माइनस सी बीटा प्लस 1/n सी बीटा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। अब वही है कि भाई कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लो, और याद रखो हमने शुरुआत की थी तो एक बीकर मान लो जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट कितना था? डब्लू केजी सॉल्वेंट था अपना, डब्लू केजी सॉल्वेंट था, जिसमें तुमने जो सॉल्यूट डाला वो क्या है? एन है। कितने मोल्स हैं? सी मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? सी मोल्स हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, थ्योरेटिकल वाला निकाल रहे हैं तो आई क्या होगा? के बी, इनिशियल मोल कितना? सी बाई डब्ल्यू। ठीक, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल, के बी कितना एसोसिएट होके बच्चा? तो सी बाहर ले ले, सी बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस बीटा प्लस 1/n
1/n बीटा, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो C/W, हाँ, तो अगर मैं I निकालने जाऊं तो WC KB ये सब कट जाएगा, है ना। बचेगा तो अपने पास केवल एक चीज जो होगी 1 माइनस बीटा प्लस 1/n बीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, I 1 इधर रख दें और प्लस लगा दें और 1/n माइनस 1 बीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसमें हम ये कहेंगे n आपका क्या है, n जो आपका एसोसिएट करे, जितने एसोसिएट किए, जितने एसोसिएट किए, तो फॉर्मूला निकल आया आपके पास, जितने एसोसिएट करे। तो यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को और नॉर्मलाइज करूं, और अगर मैं इस फॉर्मूले को नॉर्मलाइज करूं तो मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n माइनस 1। तो अल्फा के लिए क्या था, अल्फा के लिए था I माइनस 1 n माइनस 1, बीटा के लिए क्या है I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो ये है डेरिवेशन, ये है फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो I होगा तुम्हारा वो हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से कम होगा। कैसे कम होगा सर, एसोसिएट करेगा, अरे भाई कितनी भी चीजें डालोगे वो कम ही होंगी, ये वैल्यू कम होगी, हेलो ये वैल्यू कम होगी, तो 1 से तो छोटी वैल्यू निकल जाएगी ना। n की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में, क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू को छोटी कर देगा, मतलब हमेशा 1 से तो कोई छोटी ही चीज यहाँ पे आएगी, 1 से तो कोई छोटी ही चीज आएगी, जितने एसोसिएट किए, जितने एसोसिएट किए, कितने एसोसिएट किए, n एसोसिएट किए। अगर n 10 है तो 1/10 तो छोटी वैल्यू हो जाएगी ना बेटा, तो ये निगेटिव में आएगा, ये टोटल सॉल्व करके, टोटल सॉल्व करके निगेटिव में आएगा, 1 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी होगी, 1 से छोटी, 1 से छोटी होगी। हाँ, तो मैं अगर यहाँ पे एक जनरलाइज वे में बोलना चाहूँ, मैं अगर एक जनरलाइज वे में बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारा डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1, और यहाँ पे अल्फा तुम्हारा हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। अगर तुम्हारा एसोसिएशन हो रहा है, हेलो एसोसिएशन हो रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n माइनस 1 आएगा, और ये अल्फा तुम्हारा हमेशा लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। अच्छा, डिसोसिएशन हो, अगर ना हो रहा हो और एसोसिएशन भी ना हो रहा हो, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल के बराबर हो जाएगी, और I की वैल्यू आ जाएगी 1, I की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि तभी हो सकता है, डिवाइड करोगे 1 तभी आ सकता है जब दोनों चीजें बराबर हो। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन की पूरी डेरिवेशन करवा दिए, उसके फॉर्मूले निकाल के बता दिए, है ना। अब हेनरी लॉ बचा हुआ है, हेनरी लॉ भी करवाते हैं, चलो हेनरी लॉ भी करवाते हैं। जोई जोई प्यारो लागे, जोई जोई प्यारो, जोई जोई प्यारो लगे, ना 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 ना। हे राम, हे राम, किसी ने मूवी देखी थी गांधी जी की, जो मरे थे तो उन्होंने यही कहा था, हे राम। बहुत ही लकी लोग होते हैं जो मरने के टाइम अपने मुंह से भगवान का नाम निकालते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। और उनका जो एक वो है भजन है, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो पूरा ही मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। हेनरी लॉ बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कुछ एक लेक्चर और आएगा इसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और कुछ जो एक दो चीजें रह रही हैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है, वो भी करवा दूंगा। हैंड डालिएगा, solubility of gases in liquid। अगर आप ये टॉपिक समझ गए
तो भैया आप हेनरी लॉ समझ गए। अब देखिए, डिब्बे में पानी है, डिब्बे में क्या है, पानी है। आपने ये सुना होगा कि ओशंस में ऑक्सीजन गैस, पानी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि मछलियों को भी, एक्वेटिक लाइफ में जो लोग रहते हैं उनको भी आपकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे रहती है? पानी के अंदर ऑक्सीजन रहती है डिजोल्व्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके लिए लिख देते हैं डिजोल्व्ड गैस। और ऊपर जो गैस नहीं डिजोल्व हो पा रही होती उसको कहते हैं अनडिजोल्व्ड गैस। अनडिजोल्व्ड गैस, अनडिजोल्व्ड गैस। तो पहली बात तो सॉल्युबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी, हाँ, सॉल्युबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस गेट डिजोल्व्ड गेट डिजोल्व्ड इन लिक्विड गेट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर लिक्विड, 1 लीटर बोलना जरूरी है स्टैंडर्ड करने के लिए, 1 लीटर लिक्विड at particular temperature at particular temperature that will be called that will be called its solubility of gas in liquid, of gas in liquid। अब इसी के बारे में हम पढ़ते पढ़ते हेनरी लॉ तक पहुंच जाएंगे। भाई आपको भी पता है कि लिमिटेड वाटर में लिमिटेड गैस ही डिजोल्व हो सकती है। आपके घर में जो एक्वेरियम रखा हुआ है उसमें क्या समुद्र के बराबर ऑक्सीजन भर दोगे क्या? नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनडिजोल्व गैस और डिजोल्व गैस के बीच में, अनडिजोल्व गैस और डिजोल्व गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, जब ना ही और डिजोल्व गैस अनडिजोल्व बन पा रही होगी, ना अनडिजोल्व गैस डिजोल्व बन पा रही होगी, इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे ही, वेपर और लिक्विड वाला जो पढ़ा रहा था वहां पे इक्विलिब्रियम बना था, इक्विलिब्रियम बन चुका होगा, इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, हेलो, किसी भी रीजन की वजह से अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर किसी भी वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अब आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए जो इस इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डालेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमारी होती हैं कि भाई टेम्परेचर कम ज्यादा करने से गैस का क्या होगा, गैस और घुलेगी कि क्या और नहीं घुलेगी। तो उसको आओ देखते हैं। तो पहला फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वो फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा कि कहाँ जाएगा। देखो, आओ देखो, पहला देखते हैं टेम्परेचर, पहला देखते हैं टेम्परेचर पहला देखते हैं टेम्परेचर। अच्छा, मान लो ये जनरल हमको आपको बता रहे हैं, मान लो आपकी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। हेलो, एंडोथर्मिक मतलब जानते हो, एंडोथर्मिक है मतलब उस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक है मतलब उस रिएक्शन में बाहर से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बाहर से हीट, टेम्परेचर, एनर्जी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। अगर इस रिएक्शन के दौरान आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं मैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन आपकी कैसी जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। भाई फेवरेबल चीज हो कर रहे हो तुम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कि उसको तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था रिएक्शन को, है ना, तो तुम और टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो, ठीक। पहली चीज अगर रिएक्शन तुम्हारी, हेलो, अगर रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है मतलब वो रिएक्शन में से हीट खुद ही रिलीज होने वाली है, मतलब यहाँ पे साइन निगेटिव होने वाला है, खुद हीट रिलीज होने वाली है, एनर्जी खुद ही से निकलने वाली है, एनर्जी खुद ही से निकलने वाली है, उसके बावजूद भी अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इस बार रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं, इस बार रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। एक तुमको और नॉलेज हम दे देते हैं, कंडेंसेशन, हेलो हेलो हेलो, कंडेंसेशन प्रोसेस हमेशा आपकी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसे सर, कैसे? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वेपर्स को, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना,
वेपर्स को, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ये बताओ, जिनके पास ज्यादा, गैसेस के पास ज्यादा एनर्जी होती कि नहीं होती मॉलिक्यूल्स के पास, और जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होंगे या फिर लिक्विड के अंदर जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एनर्जी रिलीज की है, एनर्जी रिलीज की है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पर अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बैकवर्ड जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आइए, तो भैया मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम प्रोसेस दिखा रहे हो, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ऊपर जो हमारी गैस है वो नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको मैं क्या कंडेंसेशन नहीं बोल सकता, क्या मैं इसको कंडेंसेशन नहीं बोल सकता? यस सर, बोल सकते हैं। अगर मैं कंडेंसेशन प्रोसेस ये हो रही है कि अनडिजॉल्व से डिजॉल्व में जाने पे कंडेंसेशन हो रही है, ये एक्सोथर्मिक है। मतलब ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर इस दौरान मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, हमें तो वही तो पढ़ना था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सॉल्युबिलिटी। यहां पे लिख लो, एंड सॉल्युबिलिटी। अब तुमको मैं समझा दूं कि भैया हमारी जो प्रोसेस थी ये कैसी थी, एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन से मैंने रिलेट करवा दिया। अगर आपकी ये प्रोसेस, हेलो, ये प्रोसेस जो है ये भी एक्सोथर्मिक है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये किसके लिए है, गैसेस के लिए। किसके लिए है, गैसेस के लिए। बल्कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती है सॉलिड्स की। हेलो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती है सॉलिड्स के लिए। कैसे एग्जांपल दें, शरबत, शरबत में जब आप शुगर डालते हो, शुगर, पानी में जब आप शुगर डालते हो तो अगर पानी गर्म नहीं है तो कम शुगर अपने अंदर ले पाएगा, उसके अंदर जगह कम होगी शुगर लेने की। अगर उसको हाई टेम्परेचर पे पानी को कर दोगे तो शुगर के लिए जगह और बढ़ जाएगी, तो शुगर और अंदर आ सकती है। तो अगर सॉलिड चीजें हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, बट अगर आपकी गैसेस हैं तो इसका उल्टा होता है। आपके सामने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा आप लोग सुन लीजिए, दोबारा आप लोग सुन लीजिए कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जो दूसरा है वो है प्रेशर। जो दूसरा रीजन है वो है आपका प्रेशर। प्रेशर है रीजन आपका दूसरा, दूसरा रीजन आपका प्रेशर है। प्रेशर, अरे आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो एक बीकर में यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर गैस है मौजूद, और मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगाए दे रहा हूँ जिसपे मैंने एक भार रख दिया, फिर इसी पानी को मैंने वहीं पे पिस्टन लगी हुई थी, वही गैस थी, इस बार मैंने और अलग अलग तरीके के भार इसके ऊपर रख दिए। तो ये बताओ इस बार कंप्रेस होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर मैंने ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। मतलब प्रेशर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यस। और प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यस। तो आपको ये भी सीखना है, आपने बड़ी आराम से सीख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, यस सर। मैं ये कह सकता हूँ कि इस लिक्विड के ऊपर जो लिक्विड का भी वेपर्स होंगी, यस सर, और हमारी जो गैस भरी पड़ी है उसकी भी होंगी। तो गैस और सारी गैसेस के, सॉरी, लिक्विड का जो वेपर होगा उन सबका प्रेशर लगा होगा इस डिब्बे के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एक ही प्रेशर तो है नहीं, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ गिवन गैस जो आपके पानी के ऊपर तैर रही है, गैस मतलब घूम रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा काई सॉल्यूट ऑफ गैस इन लिक्विड। कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और यही हेनरी ने कहा था, यही है हेनरी लॉ, यही है हेनरीज लॉ, यही है हेनरीज लॉ, यही है हेनरीज लॉ। क्या कहा था उसने, उसने कहा था कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहा हूँ, कंप्लीट प्रेशर क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भैया लिक्विड के ऊपर जो जगह खाली है ना उसमें लिक्विड का भी वेपर्स बन रही हैं और भी कई सारी गैसेस होंगी। आप एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात हम लोग कर रहे थे। नेचर में तो बहुत सारी गैसेस है, लेकिन समुद्र के अंदर O2 जा रही है, बाकी सारी भी गैसेस जा रही है, लेकिन मैं O2 की बात कर रहा था। अगर किसी भी तरीके से मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, उस गैस का भी बढ़ेगा जिस गैस की हम बात कर रहे थे, और गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहेगी। तो पानी के अंदर काई ऑफ सॉल्यूट ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस के जो मोल्स होंगे, काई सॉल्यूट होंगे, वो पानी में बढ़ने लगेंगे, पानी में बढ़ने लगेंगे अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, वो भी पार्शियल प्रेशर। यही है आपका हेनरी लॉ। इसी में जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के पी गैस
इज इक्वल टू के एच इंटू काई गैस लिख देते हैं हम लोग, काई गैस लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ की इक्वेशन। हेनरी लॉ की इक्वेशन, के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, हेनरीज कांस्टेंट, यस, बस और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। तो इसके कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट बच रहा है, इसकी कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट बच रहा है, वो मैं अभी करा दूं। चलो एप्लीकेशन वाला पार्ट करवा देते हैं, एप्लीकेशन वाला पार्ट करवा देते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगली बार लाएंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन के भी न्यूमेरिकल्स अगली बार ले आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंडेंसेशन, एप्लीकेशन क्या है सर, एप्लीकेशन बहुत ही फेमस चीजों की है, फेमस चीजों की, जैसे एक्वेटिक लाइफ के लिए है, एक्वेटिक लाइफ के लिए है क्या, अगर एक डिब्बा है जहाँ पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आपकी ज्यादा पाई जाएगी। अगर एक डिब्बा है उसके अंदर अगर हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर है, तो उसके अंदर हमारी जो O2 होगी वो कम पाई जाएगी। अभी अभी तो पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज। तो आपकी मछली कहाँ रहना चाहेगी, कोल्ड वाटर में, आपकी मछली कहाँ रहना चाहेगी, कोल्ड वाटर में। हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है समुद्र का, तो मछलियां मर जाती हैं, किनारे पे आती हैं और मर जाती हैं। तो एक्वेटिक लाइफ की ये प्रॉब्लम है। एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम होती है, एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी हो जाती है एनॉक्सिया, एक बीमारी हो जाती है एनॉक्सिया। क्या, प्रेशर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है किसकी, O2 गैस की इन ब्लड, ब्लड में O2 गैस कम हो जाती है, हमारी ब्लड में भी O2 गैस होती है, कम हो जाती है, तो उससे हमको क्या होता है, हमको थकान लगने लगती है, हमारी सांस हाफने लगती है, और कई लोग को बीमारी हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तीसरा होता है स्क्यूबा डाइवर्स के लिए, स्क्यूबा डाइवर्स जानते हैं कौन होते हैं, जो पानी में गोताखोर, पानी में जाते हैं, समुद्र में अंदर जाते हैं, तो अपने पीछे सिलेंडर बांध के ले जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और एक गैस इनके फेफड़ों के अंदर घुसने लगती है, उसका नाम है O2, N2, N2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, नेचर में पाया जाता है, और हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड में क्लॉटिंग मतलब बबल्स बनने लगते हैं, हमारी बॉडी के ब्लड में बीच में बबल्स बनने लगते हैं, थक्के बनने लगते हैं, रुकने लगता है ब्लड, इसको बोलते हैं बेंड, इसको बोलते हैं बेंड, बेंड्स की प्रॉब्लम होती है ये, है ना, क्लॉटिंग। N2 गैस का बढ़ जाना हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो पीछे एयर वाला फिल्टर बांधे रहते हैं, एयर वाला, है ना, एयर लेते रहते हैं, नीचे जाते हैं प्रेशर के साथ, तो उसमें होता क्या कि एकदम से N2 का प्रेशर, सॉरी प्रेशर तो बढ़ता है, N2 गैस की सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में अचानक से बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ने पे देखा गया है ना। होता क्या, फिर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन और ब्लड में क्लॉटिंग, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें, तो हम एक गैस ऐड कर देते हैं अपने सिलेंडर में, सिलेंडर में जो लोग नीचे जाते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं हीलियम, क्या ऐड कर देते हैं, हीलियम। तो हीलियम और N2 साथ में रह जाते हैं, N2 किसके साथ चली जाती है, हीलियम के साथ, और हीलियम हमारे अंदर N2 को डिसॉल्व होने से बचा लेता है, डिसॉल्व होने से बचा लेता है। और H हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की गैस है, सबसे छोटी गैस है, तो हमको ऊपर आने में भी आसानी होती है, ऊपर आने में भी आसानी होती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है एक्वेटिक लाइफ का, एनोक्सिया, बेंड, ये सब पूछा जाता है आप लोगों से, है ना, तो देख लीजिए। हीलियम गैस का यूज करते हैं अपने बॉडी में से N2 गैस की सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए, हल्का करने के लिए, ऊपर आने के लिए, इसमें दर्द ना हो, नहीं तो ऊपर आने में बहुत दर्द होता है अगर बेंड की प्रॉब्लम किसी को हो रही होती है, ये बेंड की प्रॉब्लम परमानेंट भी हो जाती है कई लोगों को, है ना। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। हेनरी लॉ पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाए आज आज के, लेकिन डेरिवेशन जरूर करवाई है, डेरिवेशन करवाई है, न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे बेटा। थंबनेल तो पहले ही बन चुका है, थंबनेल तो पहले ही बन चुका है, लेकिन चलो थंबनेल लगा देंगे, अगली बार हम ले आएंगे, अगली बार हम न्यूमेरिकल्स ले आएंगे उसके, ठीक है। तो एक लेक्चर और न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और अपना सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर 15 अक्टूबर तक इसको खत्म कर देंगे, सरफेस केमिस्ट्री को भी किसी तरह से। 15 अक्टूबर के बाद से पहले हफ्ते ऑफ नवंबर तक मैं केमिकल मॉडलिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, पहले हफ्ते के बाद, नवंबर के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ऑर्गेनिक खत्म करवाएंगे, और फिर आखिरी के 2 महीने में, जनवरी फरवरी में, हम बाकी का कोर्स जो बचा था, लिखा था,
वो पूरा करवाएंगे। तो फरवरी तक हम अपना कोर्स खत्म करा पाएंगे। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कुछ ओए आज कोई कहानी नहीं है बे, हट हट हट। आज थक गया बे। थकता हूँ हमेशा जाते हुए। बड़ी मेहनत लगती है यार, पढ़ाने में इतनी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में पता नहीं ज़्यादा मेहनत लगती है। चलो करते हैं यार, तुम्हारे लिए जान हाज़िर है यार, तुम्हारे लिए जान हाज़िर है, तो इसको देखते रहना, पढ़ते रहना और अपने लेक्चर्स लाते रहेंगे। नया माइक खरीदने वाला हूँ यार, 2000 रुपए लगने वाला है उसमें, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी से माँगता रहता हूँ, है ना? लेकिन चलो, आप लोग हो साथ में तो सब कुछ हो जाएगा। करते हैं। नमस्कार, चलते हैं। मेरा नाम था और है और रहेगा जनार्दन दीक्षित, आपका चुन्नू-मुन्नू। पढ़ते रहिएगा। यहाँ कुछ लिंक आ रहा है, देखो बेटा। ए, पढ़ लो बेटा, पढ़ते नहीं हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।